आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ एक रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ एक रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है। तो मेरे बच्चे, न्यूटन सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन की पदवी इसलिए दी गई है, पोजीशन इसलिए दी गई है क्योंकि ये दोनों ही लॉ को कंटेन करता है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ को भी कंटेन करता है और थर्ड लॉ को भी कंटेन करता है। अब मेरे बच्चे, हमें पहले समझना होगा कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है जो जैसा है वो वैसा ही है जब तक कि हम उस पर फोर्स ना लगा दें। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो मेरा बेटा क्या हुआ, सो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट कंटेन फर्स्ट लॉ एंड एज वेल एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बेटा, फर्स्ट लॉ कंटेन इन द सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कैसे पाया जाता है सेकेंड लॉ में? हम सबको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma होता है। F इक्वल टू ma होता है सेकेंड लॉ। तो मेरा बेटू क्या हुआ, अगर सपोज करें इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, या एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कोई अदर फोर्सेस एक्ट नहीं करता। अगर वहां कोई फोर्स एक्ट ना करे तो क्या होगा, अगर कोई फोर्स ही नहीं होगा तो ma की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ma की वैल्यू 0 हो जाएगी तो m को नीचे ले आऊंगा तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं बॉडी पे फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉडी रेस्ट में रह जाएगी। अपनी अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में, यानी उसके अंदर चेंज नहीं आएगा जब तक मैं फोर्स ना लगा दूं। तो क्या ये फर्स्ट लॉ प्रूफ नहीं होगा? अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड दिस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहता है मींस बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो ये थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ भी मिलता है सेकेंड लॉ में। अब कैसे मिलता है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ध्यान से बेटा, यहां पर एक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले क्या हुआ, मेरे पास ना दो बॉडीज हैं, एक की स्पीड u है और एक की स्पीड v मान लेते हैं। एक की स्पीड u मान लेते हैं और एक की स्पीड v मान लेते हैं, या u1 जो भी मान लो। अब ये दोनों आपस में टकरा गए। आप इसे काम करें, इसे आप u1 मान लें, इसे आप u2 मान लें। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, पहले बॉडी टकराए नहीं। अब ये एट कोलिजन की कंडीशन है, अब ये बॉडी टकरा गई। जब टकराई होगी तो नो डाउट अबाउट इट, इस बॉडी का वेलोसिटी v1 हो गया होगा, इस वाली बॉडी का वेलोसिटी v2 हो गया होगा। ये बॉडी हमारी a है, ये बॉडी हमारी b है, और हमने ये भी मान लिया कि इसका मास m1 रहा होगा और इसका मास m2 रहा होगा, इसका मास m1 रहा होगा, इसका मास m2 रहा होगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है अगर मैं एक बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर मैं एक बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। आप बाहर आएंगे एक बार। सपोज करते हैं कि हम दोनों बॉडीज हैं। अब क्या हुआ, ये बॉडी का कुछ भी मोमेंटम है अपना, इस बॉडी का अपना कुछ मोमेंटम है। अब थोड़ी सी स्पीड में चलो आगे। मैंने आके इसे धक्का दे दिया। अब जब मैंने इसको धक्का दिया तो क्या इसका मोमेंटम बदला? मोमेंटम बदला। अब मैंने कहा मैं बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2। अब देखना बेटा, अगर बॉडी नंबर 1 ने फोर्स लगाया है बॉडी नंबर 2 पे तो मोमेंटम बदला है बॉडी नंबर 2 का। मेरा भी चेंज हुआ होगा, जब हम दोनों टकराएंगे तो मेरा भी चेंज होगा। बट कैसे होगा, आप एक बार इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। बैठो बेटा, क्या न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है F इक्वल टू dp/dt होगा? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब मैं बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो क्या बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है? अब ये बॉडी ऐसे थी और अभी धक्का मार के ऐसे गई ना, बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। फोर्स लगाने के बाद बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है। अब मैंने कहा सुन, फोर्स ऑन बी, मैं बी पे फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स बी पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? ए की वजह से। बी पे फोर्स लग रहा है ए की वजह से। किस पे फोर्स लग रहा है?
बी पे। किसकी वजह से लग रहा है? तो अगर बी पे फोर्स लग रहा है, ए की वजह से लग रहा है, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? बी का मोमेंटम चेंज होगा। अगर फोर्स लग रहा है बी पर, जैसे ऋषु यहां खड़ा था, उस पर फोर्स लग रहा है मेरी वजह से, तो मोमेंटम ऋषु का चेंज हुआ। अगर फोर्स लग रहा है बी पर ए की वजह से, तो मोमेंटम किसका बदलेगा? बी का। बी का ही बदलेगा ना। अब मेरे बच्चे ये एफ हटा दीजिए, एफ नहीं है, ठीक है, एफ लगाने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुन, अगर फोर्स लगा ए के ऊपर और किसकी वजह से लगा? बी की वजह से, तो इस बार मोमेंटम किसका बदलेगा? ए का बदलेगा। नोट्स में करेक्ट कर लेना है बाद में। तो अभी आप यहां तक समझ पाए? क्या ये स्टेटमेंट समझ पाए? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अब जब आप ये समझ पाए, तो मैंने कहा दोनों फोर्सेस को जोड़ दो, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, तो यहां पे डी वाई डी टी कॉमन हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम। अगर मेरे बच्चे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स ना हो, अगर कोई फोर्स ही प्रेजेंट ना हो, तो क्या बॉडी का मोमेंटम बदलेगा? बॉडी का मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो यानी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये जीरो, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी एफ वेक्टर ए बी प्लस एफ वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाऊंगा, तो फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बी ए। जितना फोर्स ए पे लगेगा बी की वजह से, उतना ही बी पे लगेगा ए की वजह से। क्या एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ प्रूफ हुआ? ये बोलो हाँ या ना। एंड दिस इज अ न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। होप सो पहला टॉपिक आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। यस सर। अपन लोग अब बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अगर मैं डिस्कस करूं तो ये टॉपिक कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दो तरीके से प्रूफ करने के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। क्या आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ करो बाय सेकेंड लॉ या बाय थर्ड लॉ? बट मैं प्रायोरिटी बेसिस पे बताऊं, ज़्यादा नंबर ऑफ चांसेस किसके होते हैं? बाय थर्ड लॉ प्रूफ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में है, उसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, इसी को तो कहते हैं मोमेंटम। जिस भी बॉडी के अंदर मास है, जिस भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, उस बॉडी के अंदर क्या है? मोमेंटम है। अगर बॉडी के पास अपना मास और वेलोसिटी है, तो उस बॉडी के पास अपना एक मोमेंटम है। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मोमेंटम इज व्हाट? इट्स अ मास इनटू वेलोसिटी। इट्स अ मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर देखोगे डिफिनेशन में क्या कहता है? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑन अ सेवरल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा सिस्टम का, वो कंजर्व हो जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो क्या होगा? लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है? भाई साहब, आपने मैसेज नहीं सुना था? हैं? ग्रुप में नहीं आप? सर 6:30 से क्लास थी। बेटा आप प्लीज़ ध्यान से, क्योंकि टॉपिक्स कंप्लीट कराने यार, प्लीज़, ठीक है? ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दे दे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तेरी बात से। अपन लोग बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है।
कंजर्वेशन का मतलब है जो जैसा है वो वैसा ही है, यानी जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। कौन? मोमेंटम की बात करें। यानी अगर एक सिंपल से टर्म्स में बताता हूं मैं आपको, अगर मेरे पास एक बॉडी है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसका मास 40 kg है, और एक दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, और इसका वजन जो है वो 20 है। दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाती है, टकरा गई, बॉडी ए और बॉडी बी टकरा गई। अब जब टकरा गए तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हुई, इसकी जो वेलोसिटी है 40 kg है, और ये बॉडी बी है, इसका मास 20 kg है। जब ये बॉडी, सॉरी यहां पे हमने गड़बड़ कर दी, क्योंकि इसे हम लोगों को कम लेना पड़ेगा, इसे हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ कितना लिया, इसे मान लो 40 ले लिया, और इससे हम लोगों ने कितना ले लिया, 10 ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं। तो अभी आप देखोगे इसका मोमेंटम कितना है, पहले इसका मोमेंटम कितना है 1600 मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम कितना है 200, यानी इनिशियल को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना होगा 1800 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब जब क्या हुआ, ये बॉडी से टकराई तो इसने कुछ एनर्जी लूज की होगी, इसने गेन की होगी, इसने गेन की होगी। मैं ये मान लेता हूं कि इसने, इसकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी बढ़कर कितनी हो गई होगी, अब आराम से कितना कर दूं 900। एक काम करते हैं, पहले इसकी 40 से घटाकर हम लोग 30 कर देते हैं, तो यहां कितनी हो गई 1200 हो गई। अब यहां पर हमें 600 की कमी पड़ रही है, यानी इसकी अब 10 से बढ़ के कितनी हो गई 30, तो अब ये कितनी हो गई 600, तो इसको जोड़ेंगे तो फिर दोबारा कितनी हो जाएगी 1800 kg मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हो टकराने से पहले का मोमेंटम भी 1800 था, टकराने के बाद का मोमेंटम भी 1800 था, यानी मोमेंटम कंजर्व था। बट मोमेंटम कंजर्व का मतलब यह नहीं हुआ कि वेलोसिटी में बदलाव नहीं आया होगा, वेलोसिटी में बदलाव आया होगा। अब कैसे वेलोसिटी में बदलाव आया होगा, आप देखो तो सही, 40 ने 10 को लॉस किया है, दूसरी बॉडी ने 20 को गेन किया है। सर मोमेंटम में देखिएगा चेंज, इसने 400 लॉस किया है और इससे 400 गेन किया होगा। देखना, जितना मोमेंटम इसने लॉस किया होगा इतना मोमेंटम इसने गेन कर लिया होगा। तो जितना मोमेंटम यहां पे क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा मोमेंटम, यहां मोमेंटम कंजर्व होगा। स्किप बटन दबा दो, उसका पहला बटन स्किप, पहला बटन होता है सबसे पहला बटन। हाँ ये कट कर दो, कट कर दो। तो क्या हो गया यहां पे, कंजर्व, समझ रहे हैं। अब मेरा बेटा ध्यान से सुनो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही तो कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेवरल पार्टिकल्स का इनिशियल सम होगा, इनिशियल सम होगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम कंजर्व्ड है, दैट मीन्स ये पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। पी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। यानी हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn इज इक्वल टू व्हाट, इट्स अ कांस्टेंट। हाँ है ना, ये यहां तक ये वाली बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं,
अब हमें ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय सेकेंड लॉ करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय सेकेंड लॉ, मैंने बोला था ना आपको थर्ड लॉ से प्रूफ करना पड़ेगा और सेकेंड लॉ से प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, यहां क्या है, हमें सेकेंड लॉ से पहले प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप देखो ना, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम माना एन पार्टिकल का, जहां पर सबके मासेस m1 m2 m3 डॉट 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 mn है और सबकी वेलोसिटीज v1 v2 v3 डॉट 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 vn है। सबकी वेलोसिटीज ऐसे है, सबकी वेलोसिटीज ऐसे है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा किसी सिस्टम का, अगर मुझे टोटल लीनियर मोमेंटम निकालना है तो टोटल लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए मुझे उसके सारे मोमेंटम को जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यानी मैं क्या करूंगा, P1 को P2 को डॉट 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 Pn को सबको जोड़ दूंगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m इंटू V1 m इंटू V2 m एन Vn। क्या आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं हाँ या ना? अब मैंने क्या करा कि मुझे पता है ये कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं। बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू dp बाई dt होता है। F इक्वल टू dp बाई dt होता है। मेरी बात को समझना कि मुझे पता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम की कंडीशन ये है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F जो होगा वो dp बाई dt के बराबर होगा। मैंने कहा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो F की वैल्यू क्या, जीरो होगी। अगर F की वैल्यू जीरो हुई तो क्या मैं लिख सकता हूं dp बाई dt जीरो होगा। और आपको पता है कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब वो टर्म कांस्टेंट होता है। यानी P यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा मैं P को तो P1 भी लिख सकता हूं, P2 भी लिख सकता हूं, P3 भी लिख सकता हूं, डॉट 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 Pn भी लिख सकता हूं, इसको कांस्टेंट लिख सकता हूं। अब ये भी तो बताया मैंने, इस P की जगह। यानी सारे मोमेंटम का जो सम है वो क्या होगा, कांस्टेंट हुआ। सारे मोमेंटम का जो सम हुआ वो क्या है, कांस्टेंट हुआ। अब जब सारे मोमेंटम का सम कांस्टेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, यही तो समझाया मैंने। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। बोलो हाँ है ना? डन मेरा बेटा? सेकेंड लॉ से क्लियर हुआ? सेकेंड लॉ से क्लियर हुआ? कुछ पूछना है तो पूछो। अब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ कर रहे हैं बाय न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। अगेन अभी सेकेंड लॉ से प्रूफ किया, अब थर्ड लॉ से। अगेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब है जितना मोमेंटम पहले रहा हो उतना ही मोमेंटम बाद में हो, उसी को हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये पढ़ाया कि जितना पहले मोमेंटम रहा होगा उतना ही बाद में मोमेंटम रहा होगा, इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि एक बॉडी 40 किलो की थी, उसका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थी, 20 किलो की बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, चौके धड़ाक टकरा गए दोनों। जब टकरा गए तो इसकी वेलोसिटी बदल गई, 40 से बन गई 30 और 10 से बन गया 30। यानी यहां वेलोसिटी बढ़ गई और यहां इसकी वेलोसिटी घट गई। बट मैंने इसका मोमेंटम देखा, मास इंटू वेलोसिटी 1600 था, मास इंटू वेलोसिटी 200 था, दोनों को जोड़ा तो 1800 था टकराने से पहले। और मैंने देखा कि यहां पर क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पर टकराने के बाद 1200 हो गया ये, और ये कितना हो गया 600। दोनों को जोड़ा तो भी 1800 हुआ। मैंने देखा मोमेंटम में जितना यहां नुकसान किया उतना यहां पे गेन किया। तो इसी को तो कहते हैं कंजर्वेशन। जितना पहले होगा उतना बाद में होगा, जितना मोमेंटम इनिशियल होगा उतना मोमेंटम फाइनल होगा। तो अभी हमें इस बात को प्रूफ करना है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। सेम कंडीशन ली मैंने, तो मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ वेक्टर ए बी माइनस ऑफ एफ वेक्टर बी ये होता है। यार फोर्स लगा ए के ऊपर बी की वजह से, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है।
मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय डेल्टा टी बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्या फायदा हुआ, अभी पता चल जाएगा। मैंने इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो ना। अबे यार फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स। और क्या मैं इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से? मतलब फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स होता है और मैं इम्पल्स को किसके बराबर लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे। फोर्स किस पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, तो मोमेंटम किसका बदलेगा, ए का। फोर्स लगा ए पर तो मोमेंटम किसका बदलेगा, तो मैंने कहा मोमेंटम किसका बदला, ए का। इक्वल होगा माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अरे ए का मोमेंटम चेंज करो, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, यानी m1 v1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल m1 u1 इज इक्वल टू माइनस बी का मोमेंटम चेंज करो, फाइनल m2 v2 माइनस m2 u2। बोलो हाँ है ना, पक्का? अच्छा एक काम कर लो, तुम्हें इक्वेशन याद भी हो गई होगी, m1 v1 माइनस m2 u1 m1 u1 m2 v2 माइनस m2 u2 और आगे क्या लगा, माइनस। ये इक्वेशन आई अभी। अब क्या करो, m1 v1 m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ये होगा। अब इसको मैंने इधर बुला लिया, इसको मैंने इधर बुला लिया, m1 v1 m2 v2 इक्वल हुआ m1 u1 m2 u2। यार ये फाइनल मोमेंटम है, बोलो ना, फाइनल मोमेंटम है। और ये कौन है, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है क्या, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है? या जितना फाइनल मोमेंटम होगा उतना ही, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा हूं कि जितना पहले वाला मोमेंटम है उतना ही अगर बाद वाला मोमेंटम हुआ तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? यस। और ये बहुत हॉट टॉपिक है मेरे बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहला टॉपिक है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या कहता है? रिकॉइलिंग ऑफ गन, देखो रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, जैसे एग्जांपल पहले के जमाने में आपने देखा होगा, वो जब पिस्टल चलती थी पहले यू करते थे, फिर यू करते थे, ऐसे करते थे। हाँ, आप क्या होता है, आप तो टट ऐसे चलता है। होता क्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल ये बुलेट है, ये बुलेट है, तो स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सेट होती है, जैसे ट्रिगर दबाते हो वो स्प्रिंग फ्री हो जाती है, ऐसे आके मारती है, ऐसे आके मारती है, तेजी से गई। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि अभी देखो दोनों रेस्ट में, इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है दोनों का, गोली भी रेस्ट में और वो गन भी रेस्ट में, और जो फाइनल मोमेंटम होता है दोनों के अंदर वेलोसिटी होती है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि हमेशा रिकॉइल मतलब दोबारा पीछे आती है वो स्प्रिंग, धाएं से लगती है और गोली बाहर जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब बिफोर, मतलब
हिट होने से, गोली चलने से पहले का मोमेंटम तो 0 होगा, दोनों ही रेस्ट में है। बाद वाला यानी मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन यानी रिकॉइलिंग वाला, प्लस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, दोनों ने स्पीड गेन की होगी। अब जब यूं गोली मारी होगी तो पीछे गया होगा दोबारा हिट करने के लिए। तो अब क्या हुआ, इसको अब इधर लेकर आ गए। जब हम इसको इधर लेकर आए तो हमने कहा कि भाई साहब m ऑफ g v ऑफ g माइनस हो जाएगा एक, कोई भी इधर आएगा तो माइनस m ऑफ b वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड दिस इज अ रिकॉइलिंग स्पीड। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पुली प्रॉब्लम। पेपर में जितने भी पुली के टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला बड़ा सिंपल सा केस है। सिंपल से केस पे ये पुली है हमारे पास, कैमरा बेटा पुली, और ये रस्सी लगी हुई है। अगर एक सिंगल रोप है तो उसके अंदर एक सिंगल टेंशन होगी, ये बात याद रखना, एक सिंगल रोप में एक सिंगल टेंशन होगी। तो यहां पर हमने क्या ध्यान से सुना कि हमारे पास ये ब्लॉक M1 है, हमारे पास ये ब्लॉक M2 है। हमने देखा कि M2 बड़ा है M1 से। अगर M2 बड़ा है M1 से तो ऑब्वियसली ब्लॉक ये इधर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर खींचेगा, ये ऊपर जाएगा। मेरा बेटा बस प्यार से समझना है इसको, टॉपिक को। क्या M2G डाउनवर्ड एक्ट करेगा? क्या यहां पर M1G डाउनवर्ड एक्ट करेगा? करेगा। तो चलिए मेरे बच्चे, मैं आपके साथ इक्वेशन लिखवाता हूं। पहले मैंने कहा एट पॉइंट ए, मैं ए पॉइंट पर आ रहा हूं। अगर ए पॉइंट पर आऊं उसका एफबीडी बनाता हूं, तो एफबीडी बनाऊंगा तो क्या देखूंगा, M1G, ऊपर क्या देखूंगा, T1, M1G, ऊपर क्या दिखा, T1। मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या ऊपर की साइड हो रहा है? अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो बड़ा कौन होगा, T1। तो मैंने बताया था बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू M1A। क्या इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई? इक्वेशन 1 क्लियर है बेटा? यही तो बड़ा फोर्स हुआ। अगर मैं आ जाऊं एट पॉइंट बी पॉइंट पर आऊं, तो बी पॉइंट पर देखो क्या होगा। ये एफबीडी बनाता हूं, ये M2 है, देवी आ रहा है समझ में, ये M2G है, ये T1 है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। अब्दुल इक्वेशन बनाना इसकी जरा, ऐसे ही बता दो मेरे को। M2G माइनस, हाँ माइनस T1, हाँ मैं M2A, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू M2A। क्या इक्वेशन नंबर 2 बन गई? क्या इक्वेशन लिखने आ गई? अगर इक्वेशन लिखने आ गई तो क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अभी तो मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्वेश्चन ये आ गया अगर आपको डेरिवेशन पार्ट पे, आप डेरिवेशन पार्ट देखते जाओ बस। अब आपने देखा, मैंने कहा फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं। आपको पता है कि एक इक्वेशन क्या आई थी, T1 माइनस M1G आई थी, प्लस उसकी इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, M2G माइनस T इक्वल टू, हाँ
अब आई थी m1a प्लस m2, यही आई थी। अब आपने क्या देखा यहां पर, आपने क्या देखा यहां पे, T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, यानी m2g माइनस m1g इक्वल टू a कॉमन ले लूं अगर m1 प्लस m2 होगा, चलो g कॉमन ले लेंगे। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, m2g माइनस m1, यार g भी कॉमन ले लें दो, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, बोलो हाँ है ना, यही तो आया। भाई सुन, मैं नहीं करूंगा अगर न्यूमेरिकल में इतना पार्ट ड्राइव, ये सब डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करूंगा, इक्वेशन लिखना आनी चाहिए मुझे सबसे पहला काम होगा एक्सेलरेशन निकालना। देख, एक्सेलरेशन निकालना मेरा मेन काम है, मेरा मेन पर्पस है एक्सेलरेशन निकालना। अगर मेरा मेन काम है तो एक्सेलरेशन निकालना, तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। मान लेता हूं इसका वेट 20 kg है और मान लेता हूं इसका वेट 5 kg है, और मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दिया गया कि एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन के लिए आपका फॉर्मूला होना चाहिए नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। अब नेट फोर्स इधर 200 होगा, बोलो ना, अरे यार इधर 200 हो गया, इधर क्या हो गया, 50 हो गया, अरे आई मीन mg यार, देवी mg। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे तुम लोग बताओ जरा, 200 माइनस 50 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 25 kg, यानी कितना आ गया 150 अपॉन 25, यानी कितना आ गया एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या टफ है क्या ये, एक्सेलरेशन निकालना आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना आ गया तो टेंशन निकालना भी बड़ा काम नहीं है, टेंशन भी इजी है। टेंशन कैसे निकालोगे भाई, टेंशन निकालने में आप मेरा वो ट्रिक यूज करो ना, किसी भी पॉइंट की एक इक्वेशन लिख लो, बताओ किधर की लिखनी चाहते हो इक्वेशन, बी की लिखना चाहते हो, चलो बी का एफबीडी बनाना चाहता है ये, m2 ले लूं, क्या इधर मैं 200 लिखूंगा, क्या मैं यहां पे T1 लिखूंगा, क्या एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। अब इक्वेशन बताओ, 200 माइनस T1 बड़ा फोर्स, हाँ इक्वल टू 20 है नहीं, हाँ 20 इंटू 6 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरा बेटा क्या हुआ, 200 माइनस 120 इक्वल टू T1 80, यानी T1 की वैल्यू कितनी आई है। कुछ क्वेश्चन में क्या है, कुछ क्वेश्चन में लग रहा है पुली प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या, नहीं आया समझ में, नहीं आया, पता क्या नहीं आया बता। ओ भाई साहब, जब पुली यू करके मूव करेगी, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट करिए ना भाई, वो पुली यू घूमेगी ना, तो ये घूमेगी तो एक्सेलरेशन होगा यार, तो एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। ये केस ही एक्सेलरेशन का है। अरे ये दोनों रेस्ट में बैठे रहते तो टेंशन ही खत्म था हमारा, चिल मारो। अच्छा सुन, मान ले पुली में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, पुली में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, पता कब होता, पुली में एक्सेलरेशन कब नहीं होता, जब दोनों बराबर होते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं, यानी 20 किलो होता है इधर, तो बताइए जरा टेंशन कितना होता अगर दोनों बराबर होते, 20 किलो इधर 20 किलो इधर, टेंशन कितना होता ही नहीं, तो ठेंगा लटके होते वो, फिर टेंशन कितना होता है आप, अगर ये दोनों 20-20 किलो के होते, एक्सेलरेशन होता ही नहीं। कितना होता पारस भाई साहब, ये भी 20 ये भी 20,
एक्सेलरेशन 0 हो गया, टेंशन कितना होता? कितना होता? 200 न्यूटन होता। भाई साहब एफबीडी बनाओगे आप? एफबीडी बनाने के बाद यहां 200 न्यूटन है और इधर क्या है? T1 है। एक्सेलरेशन है नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होता यानी बॉडी रेस्ट पे है, दोनों बराबर होते हैं ना। हे भगवान, इधर नाला वाला देख लो यार। हाँ, अब सुनो, अब ये क्वेश्चन सुनो। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप लोग कि अब ये दो मासेस हैं, ये दो मासेस हैं। अब ये दो मास एक तरफ है और ये सिंगल अकेला इधर तरफ है, ठीक है भाई साहब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं। मैं कहता हूं यहीं पे वैल्यू लिख देता हूं, इसका वेट 20 kg है, इसका 5 kg है और इसका मैंने लिख लिया 20 kg, 20 kg लिख लिया। यानी ये 20 kg का है, ये 5 kg का, और ये अब मुझे टेंशन T1 और T2 बताना है। अब टेंशन T1 T2 बताना है तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स, सुनो, नेट फोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि पुली के इधर कितना फोर्स है और पुली के इधर कितना फोर्स है। अगर पुली के इधर देखोगे तो 5 और 20 यानी 250 न्यूटन है, यानी 25 किलो इधर इस साइड है, तो 250 न्यूटन इधर है, और इधर 20 kg है तो इसका मतलब 200 न्यूटन इधर है। बोलो। तो भाई साहब मैंने एक्सेलरेशन क्या बताया? नेट फोर्स। नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास कितना हुआ? 45। कितना हुआ ये? 50 अपॉन में 45, 1 पॉइंट समथिंग, अराउंड 1.15 ना, देख लेना भाई, ठीक है। बोलो हाँ है ना भाई साहब? हाँ है ना? हैं? 1.1 ले लेते हैं। सुनो, अब यार जरा मुझे टेंशन निकालना है। अब टेंशन निकालने के लिए मुझे एफबीडी बनानी पड़ेगी। चलो पहले M3 की एफबीडी बना लें। टू 200 न्यूटन लगा दो नीचे, क्योंकि 20 kg है। टेंशन T2 है, टेंशन T2 है, एक्सेलरेशन 1.1 है, बोलो बता भाई क्वेश्चन। (200 - T2 × 20 × 1.1), ठीक है। अब क्या देखा आपने? 200 - T2, ये हो गया 22 हो गया। अब यार यहाँ पे -178 हो गया, तो T2 की वैल्यू कितने आ गई? 178, ठीक है, 178 न्यूटन। अगर अब आप एक चीज सोचो ध्यान से, अगर आप ध्यान से सुनो, मुझे अब T1 निकालना है, तो T1 के लिए मैं एफबीडी कौन सा बनाऊं? F1 बना लो सीधा यार, T1 ऊपर है,
अच्छा 20 kg लिया था तो 200 नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है 1.11, एक्चुअली में अप्रॉक्स आंसर है ना 1.11। तो सुनो, और इसका वेट कितना था 20 kg। अब बड़ा फोर्स कौन है, T1 माइनस 200, T1 माइनस 200 इक्वल में 22। तो ये तो 222 हुआ भाई। बॉडी ऊपर जा रही है 222। अब एक काम करो, देखो M2 की जगह पर आओ, चेक करो आंसर अपना। ऊपर क्या है T1, ऊपर T1 है। बट आप एक चीज बता रहा हूं आपको एक सिंपल सा आंसर बता रहा हूं। जब आप T1 निकालना चाहते हो, अगर आपका मूड है FBD इसका बनाने का, तो आपको एक सिंपल सा आंसर बता रहा हूं। आप कभी भी ना इसे अकेला वेट मत लेना। वैसे दो तरीके हैं मेरे पास, आप इसे M2 प्लस M3 भी ले लेना साथ में जब आप T1 निकालोगे, तो T1 निकालोगे तो चलो करो। यानी M2 M3 25 हो रहा था ना, तो 250 न्यूटन हो गया। एक्सेलरेशन बताओ, नीचे आ रहा है 1.11, चेक करो। बड़ा फोर्स देखो अप्रॉक्स थोड़ा सा इधर उधर होगा, 25 इंटू 1.1, 250 माइनस T1 इक्वल टू, फटाफट सॉल्व करते हैं, कितना इसका 27.5 होगा भाई, होगा तो 25 इंटू 1.1 27.5 होगा। देखा, इसमें से माइनस कर लेते हैं 250, तो 222.5, ठीक है। अच्छा ये आंसर अप्रॉक्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है ना, क्यों हो रहा है बताओ? एक्सेलरेशन 1 पॉइंट अप्रॉक्स आंसर है ना वो, इस वजह से। बोलो ये केस क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनो, लुक एट हियर। अगर सपोज करो ना तुमसे, यहां देखो, यहां पर एक चीज भी है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ये सपोर्टेड एंड में होता है, यहां पे टेंशन नहीं दिया होता। पर अगर सपोज करो यहां पे भी टेंशन दे दे, पूछ ले कि ये वाली टेंशन निकालो, क्योंकि पुल्ली भी किसी से लटक रही होगी ना, तो उसकी टेंशन निकलवा रहा होता आपसे, तो कैसे निकालते उसकी टेंशन? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आप देखोगे इधर पुली में T1 लग रहा है, इधर पुली में भी T1 लग रहा है, ठीक है। पुली में क्या लग रहा है? T1 फोर्स लग रहा है, और इधर भी T1 है, इधर भी T1 है, और इधर कौन है? T2 है। बट ये तो बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहां पे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। अरे यार, इनकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल रेस्ट में। तो आप क्या करोगे? T2 को क्या करोगे? ट्वाइस ऑफ T1 कर दोगे, ट्वाइस ऑफ T1 कर दोगे। जो भी आंसर आएगा उसको, T1 का जो भी आंसर आएगा, जैसे आपने यहां पे टेंशन निकाला अभी, उसको डबल कर दोगे, ठीक है।